Hello students, welcome to Electron classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, in this lecture we will discuss chapter 3rd of class 10, metals and non-metals. And the topic of today is how do metals and non-metals react. ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करती हैं और किस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट किस टाइप से करती हैं. ठीक है, देखिए मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई है. मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन यानी कि कैटायंस का फॉर्मेशन करती हैं. इसके अपोजिट नॉन मेटल्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं और अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करती हैं, जिसकी वजह से उन पर नेगेटिव चार्ज यानी कि ये किसका फॉर्मेशन करती है, एनायंस का फॉर्मेशन करती हैं. तो जब ये कैटायंस और एनायंस आपस में मिक्स होते हैं या एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं या इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या गेन होता है, तभी हमारे क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है, क्लियर है आपको. अब देखिए सपोज हमारे पास कोई भी एक मेटल है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नोट करेंगे. सपोज हमारे पास एक मेटल है सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11. ठीक है, तो 11 को हम किस तरीके से फिल करते हैं, 2 8 1. ठीक है, उसके बाद आ जाता है, सपोज हमने ले लिया क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हो गया, तो 2 8 7 हो जाएगा. ठीक है, देखिए जितने भी मेटल्स होंगे उनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 या 3. ठीक है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 में हमारे नोबल गैसेस चले जाएंगे. ठीक है, ये 8 में हमारे क्या हो जाएंगे, नोबल गैसेस हो जाएंगे. ओके, बाकी ये सभी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है. ठीक है, तो देखिए सभी एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं. ठीक है, ऑल एलिमेंट्स हैव ए टेंडेंसी टू कंप्लीट 8 electrons in their outermost shell या वैलेंस शेल इसको बोल सकते हैं हम. आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल में वो अपनी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखते हैं. ठीक है, जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ऑक्टेट. और अगर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट. और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की टेंडेंसी किसकी होती है, या तो हाइड्रोजन की होती है या हीलियम की होती है. ओके, केवल हाइड्रोजन और हीलियम के ही आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सभी अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखते हैं. ठीक है, तो जब इनके पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल्स के, तो ये क्या करेंगे भाई, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो ये इनको कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसको कोई 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. बट ये क्या करेंगे, ये अपने इन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे. जब ये इनको डोनेट कर देंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, देखिए अगर 1 को ये डोनेट कर दे तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 8. तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा. सेम उसी तरीके से अगर क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसको कहीं से किसी अदर एलिमेंट से कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इनकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, ये मेटल है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और ये नॉन मेटल है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके. ठीक है, समझ आया आपको. ये सभी शेल्स होती हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जैसे कि K L M N. अब देखिए यहाँ पर सोडियम की आउटर मोस्ट शेल क्या थी, M थी.
जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, एल शेल हो जाएगी। ठीक है, पहले कौन सी थी, एम शेल थी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसकी शेल कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसकी शेल हो जाएगी एल शेल। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इतना। तो इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट या गेन करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तभी हमारे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के लिए या गेन के लिए एक दूसरे से रिएक्शन करती है, और रिएक्शन के बाद उनके बीच में कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे या गेन करेंगे तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस होंगे, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। सपोज यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर देगा, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो 10 हो जाएंगे, बट प्रोटॉन अभी भी 11 ही रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होता है उसके एटॉमिक नंबर के। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। हाँ, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 17 ही रहेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम कि आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट हम एग्जांपल यही ले लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन। जब सोडियम एटम की रिएक्शन होती है किससे, क्लोरीन एटम से, तो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, NaCl का। ठीक है, तो कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो 11 को हम क्या नोट कर सकते हैं, 2 8 1। ठीक है, कर सकते हैं नोट इसको। अब इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लॉस होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आया, प्लस में साथ में क्या आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, 10। तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8। देखिए यहाँ क्या था, 2 8 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, यहाँ क्या है 2,8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 8 7। अब ये क्या करेगा, गेन करेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 2 8 8। अब देखिए दोनों की आउटर मोस्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। यही मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों आयंस का फॉर्मेशन हो चुका है, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सोडियम हमने लिया है यहाँ पर, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से डिनोट किया है। प्लस Cl की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7। मैंने दोनों को अलग अलग टाइप से शो किया है ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके कि क्रॉस वाले जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसके, सोडियम के, और डॉट वाले किसके हैं, क्लोरीन के। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्लोरीन को। ठीक है, क्या करेगा, डोनेट करेगा क्लोरीन को। तो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है,
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस पर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आप शो नहीं करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। तो इस तरीके से सोडियम एटम और क्लोरीन एटम ने आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके किसका फॉर्मेशन किया, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स। दूसरी बात, इनके बीच में जो ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन या डोनेट करने की, इसके बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं और इस बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के बीच में बने हैं। या इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। दोनों इसी का ही नेम है, या तो आप बोलिए आयनिक बॉन्ड या बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। क्लियर हुआ इतना आपको। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। यहां पर हमने बात की जब एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, कोई एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें रिक्वायरमेंट हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, एक, दो या दो से ज्यादा, या किसी को रिक्वायरमेंट हो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, MgCl2। भाई हमने NaCl बनाया, वहां पर Cl का एक एटम आया था, यहाँ Cl के 2 एटम हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि सोडियम ने तो एक क्लोरीन से रिएक्शन की और मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन से की। तो वो उसका रीजन क्या है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो 12 को हम नोट कर सकते हैं 2,8,2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर देता है तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, जिसके कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर वही होगा 17, 2,8,7। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्लोरीन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, बट क्लोरीन को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास एक और क्लोरीन होगा 2,8,7। एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन गेन करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए मैग्नीशियम के पास मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 और 2 मैंने यहाँ शो किए। ठीक है, प्लस एक क्लोरीन एटम मैंने यहाँ शो किया 1 2 3 4 5 एंड 6 7। ठीक है, यहाँ दूसरा 1 2 3 4 5 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस वाले क्लोरीन को डोनेट किया और एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यहाँ पर क्या आ गया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो एक पॉजिटिव तो इससे आएगा और एक इससे, तो कितने पॉजिटिव हो गए, 2 पॉजिटिव हो गए क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब क्लोरीन पर आ जाइए, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इस वाले क्लोरीन ने, एक, तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद क्लोरीन ने 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, तो Mg यहाँ क्या आ जाएगा 2 पॉजिटिव, इसको हम नोट कर सकते हैं इस टाइप से, और Cl क्या आ जाएगा 2 इंटू Cl नेगेटिव। ठीक है, जब ये एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा MgCl2, क्योंकि एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली AlCl3 बन सकता है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए इसको 3 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी। और भी मल्टीपल एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी टाइप से सभी आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, अब चलते हैं हम किसकी ओर, आयनिक बॉन्ड्स मैंने आपको क्लियर कर दिए कि आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन और गेनेशन के थ्रू, तभी हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।
properties of ionic compounds. First property, physical nature. फिजिकल नेचर में हम क्या पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है। देखिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसे कि आपने साल्ट देखा होगा, ठीक है, तो साल्ट की क्या है, क्रिस्टल शाइनिंग करते हैं, तो क्रिस्टल टाइप के ये सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और ये जनरली हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं हार्ड? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स। इनके बीच में क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। जैसे कि अभी मैंने आपको क्लियर किया कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आयनिक बॉन्ड्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो उन स्ट्रॉन्ग्स को तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से इनकी ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग इनकी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब क्योंकि उन बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो हम क्या नोट करेंगे, हेडिंग हो जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है, रीजन वही सेम है, स्ट्रॉन्ग इंटर, या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इनके बीच में बनते हैं, जिसकी वजह से उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब में जितना अमाउंट किसी भी कंपाउंड का डिसॉल्व होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये इजीली क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एज। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों, एसीटोन, ईथर, अल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है। जब कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तब हम उन्हें उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में चेक करते हैं। तो एसीटोन, ईथर, अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि एज अ सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। बट यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड है, तो ये वाटर में तो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब इजीली सॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन कंडक्टर्स होंगे सॉलिड स्टेट में, या बोल नॉन कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में एज अ नॉन कंडक्टर वर्क करेंगे, ठीक है, या बोल सकते हैं एज अ इंसुलेटर वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये एक दूसरे के थ्रू आयन से तो मिलकर बने हैं, बट आयंस कब चेंज होते हैं, जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। और वाटर में डिसॉल्व होंगे मतलब दे आर कंडक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन और लिक्विड स्टेट या मॉल्टन स्टेट। जब ये पिघली हुई अवस्था में होते हैं या लिक्विड की फॉर्म में होते हैं या पानी में ये जब डिसॉल्व किए जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं या लिक्विड स्टेट में लाते हैं तो इनके जो आयंस है उनका डिसोसिएशन हो जाता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आयंस की। तो आयंस तब बनेंगे जब इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या लिक्विड स्टेट में आएंगे, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे। अदरवाइज सॉलिड स्टेट में
आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे. दे आर नॉन कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट बट दे वर्क एज कंडक्टर्स इन एक्वा सॉल्यूशन और लिक्विड और मॉल्टन स्टेट. ओके, क्लियर हुआ आपको इतना? तो ये कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. क्लियर हुआ? ओके, तो आज इस लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं, उनके बीच में किस टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, और बॉन्ड्स बनने के बाद जो वो कंपाउंड्स बनाती हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके बीच में कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या इसी को बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड. और साथ में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा जितना कुछ आज हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है. So that's it for today. Hope you enjoyed the video and thanks for watching.